मूवी प्लेस इन दी प्रेजेंस स्क्विड गेम। मूवी की शुरुआत में हमको मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है। सियोंग एक बहुत ही गरीब इंसान है। सियोंग के पास पैसे नहीं होते और सियोंग के पास कोई काम भी नहीं है। मगर सियोंग की आज बेटी का जन्मदिन है, जिसके लिए सियोंग की माँ उसको कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर बाहर ले जा सके। मगर सियोंग को और पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए वो अपनी माँ का एटीएम चुरा लेता है और एटीएम से सारा पैसा निकाल करके वो हॉर्स राइडिंग में लगा देता है। और हॉर्स राइडिंग में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। मगर सियोंग ने काफी सारा कुछ लोगों से पैसा उधार ले रखा था, तो वो लोग वहीं पे आ जाते हैं और सियोंग को मारते पीटते हैं और अपना पैसा मांगते हैं उससे। तो सियोंग बोलता है कि मैं पैसा दे रहा हूँ, मेरे पास पैसा है। तो वो अपनी जेब देखता है तो उसकी जेब फटी होती है। वो पैसा जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीता था वो कहीं जेब से गिर गया है, जिसके बाद सियोंग को याद आता है कि सियोंग जब इन लोगों से बच के भाग रहा था तभी वो एक लड़की से टकरा के गिर गया था। तो शायद उसी लड़की ने उसकी जेब काटी होगी। जिसके बाद पैसा चुकाने के लिए सियोंग कुछ समय और मांगता है, तो वो लोग उसको 1 हफ्ते का समय और दे देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंजमेंट करता है और अपनी बेटी को डिनर पर लेकर जाता है। बेटी के साथ सियोंग को समय का पता नहीं चलता और वो लेट हो जाता है और उसकी ट्रेन छूट जाती है। जिसके बाद सियोंग वहीं जाकर स्टेशन पर एक चेयर पे बैठ जाता है। जिसके बाद एक अनजान शख्स आके सियोंग के बगल में बैठ जाता है और वो सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें कुछ पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा और तुम्हें वो गेम खेलने के बदले में पूरे 1 लाख वॉन मिलेंगे। इसके बाद वो आदमी एक ब्रीफकेस खोलता है और ब्रीफकेस में कुछ लिफाफे और पैसे रखे रहते हैं। लिफाफों में जो भी लिखा होता है सियोंग को वो करना रहता है, जैसे कि मार खाना। मगर यहाँ सियोंग सारे टास्क पूरे करने के बाद में वो पैसे आखिर जीत ही लेता है। जिसके बाद वो आदमी सियोंग को एक कार्ड देता है और कहता है कि तुम और पैसे अगर जीतना चाहते हो तो इस पे एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे तुम कॉल करना। जिसके बाद सियोंग अपने घर आ जाता है और घर आकर वो अपनी माँ को वो पैसे दे देता है जो उसने एटीएम से निकाले थे। मगर यहाँ सियोंग की माँ सियोंग को बताती है कि उसकी बेटी अगले साल उसके स्टेप फादर के साथ यूएस शिफ्ट हो रही है। तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि सियोंग की पत्नी से उसका तलाक हो चुका है और उसकी पत्नी ने दूसरी शादी भी कर ली है। जिसके बाद सियोंग उदास हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि वो कभी नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। मगर बेटी की कस्टडी वापस पाने के लिए उसे काफी सारे पैसों की जरूरत होती है। तब वो उस कार्ड पे लिखे नंबर पे कॉल करता है। जिसके बाद सियोंग को एक गाड़ी लेने आती है और वो गाड़ी में जाके बैठ जाता है। मगर गाड़ी में कुछ धुआं सा आता है और सियोंग बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सियोंग को जैसे ही होश आता है तो वो अपने आप को एक फैसिलिटी में पाता है। उस फैसिलिटी में सियोंग के जैसे ही 456 लोग और भी थे और सबने एक जैसा ड्रेस पहना हुआ था और सबकी ड्रेस पे उनका नंबर लिखा था और सबसे आखिरी नंबर 456 बस सियोंग का ही था। इस फैसिलिटी का जो लीडर था उसका नाम था फ्रंटमैन और वो सब लोगों पे कैमरे के जरिए नजर रखता था। यहाँ पर लाए गए सभी लोगों में एक चीज समान थी कि सबने ही कर्जे लिए हुए थे। जिसके बाद सियोंग यहाँ पे आके प्लेयर नंबर 1 से मिलता है, जिसको ब्रेन ट्यूमर था और वो जल्दी मरने वाला था और वो इसीलिए यहाँ पर आया था कि वो मरने से पहले कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि मरना तो उसे वैसे भी है। तभी वहाँ दो प्लेयरों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें लड़की का नाम साइबियोक और लड़की का नाम जैंग होता है। यहाँ पर साइबियोक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी, यानी ये वही लड़की थी जिसने सियोंग की जेब काटी थी, जिसको सियोंग देखते ही पहचान लेता है और वो अपने पैसे मांगता है। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। उन गार्ड्स ने एक ही जैसी यूनिफॉर्म पहनी थी और उनके सबके चेहरे ढके हुए थे और यहाँ पे गार्ड्स आके सबको बताते हैं कि यहाँ मौजूद सभी लोग एक प्लेयर हैं और सबको 6 गेम खेलने पड़ेंगे और जो भी वो 6 गेम में से जीतेगा वो विजेता बनेगा और उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिसके बाद सब प्लेयरों से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 प्रमुख नियम थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़ के नहीं जा सकता और दूसरा नियम ये कि अगर कोई भी प्लेयर गेम खेलने से मना करता है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब इन लोगों की भाषा में एलिमिनेट का मतलब क्या होता है ये तो कोई भी नहीं जानता था। और तीसरा नियम ये था कि अगर मेजोरिटी गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो गेम को छोड़ के जा सकते हैं। जिसके बाद सबको गेम को खेलने के लिए एक जगह पर लेकर जाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग को उसका बचपन का दोस्त सेंगवू भी मिलता है। मगर सियोंग उसको देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि सेंगवू तो काफी समय से विदेश चला गया था बिजनेस के सिलसिले में, तो वो यहाँ क्या कर रहा था आखिर। मगर सियोंग की इस बात का सेंगवू कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद यहाँ पर एक ग्राउंड दिखाया जाता है, वहां पर एक डॉल होती है और इस डॉल के साथ इनका पहला गेम शुरू होता है। ये डॉल गाना गाती थी और गेम का रूल था कि जब ये डॉल गाना गाएगी तो लोगों को आगे बढ़ना है और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जो डॉल के पास तक पहुंच जाएगा वो विजेता होगा। लेकिन डॉल जब गाना गाना बंद करेगी तब सबको रुक जाना है और मूव नहीं करना है, और अगर कोई मूव करता है तो उसको गोली मार दी जाएगी। और यही था एलिमिनेशन का मतलब, कि उसे मार दिया जाएगा। लोगों को मरते देख वहां पे अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, पर चूंकि गेम का नियम था कि अगर कोई भागेगा या हिलेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी, और वहां पे सबको मार दिया जाता है और सब एलिमिनेट होते चले जाते हैं एक एक करके जो जो हिलता है। और नियम का पालन करके काफी सारे लोग डॉल तक धीरे धीरे करके ऐसे पहुंच जाते हैं और वो विनर बन जाते हैं। लेकिन जो लोग मर गए थे उनकी बॉडीज को वहां से एक एक करके हटा दिया जाता है। मगर अब 456 प्लेयर्स में से 255 ही रह गए थे। मगर अपने साथियों को इस तरह से मरते देख सभी लोग इतना ज्यादा अब डर चुके थे कि कोई भी अब गेम नहीं खेलना चाहता था। मगर जैसा कि रूल नंबर 3 था, अगर मेजोरिटी चाहती है तो वो गेम को स्किप कर सकते हैं। जिसके बाद मेजोरिटी का पता करने के लिए उनका लीडर फ्रंट मैन
कैप्टन वोटिंग करवाता है सारे प्लेयर्स की। मगर वोटिंग से पहले सबको गेम की प्राइज मनी दिखाई जाती है, जो कि बहुत सारे रुपए थे। तो सारे प्लेयर्स को बताया जाता है कि अगर वो गेम को बीच में छोड़ते हैं तो जो लोग मर चुके हैं उनकी फैमिलीज को ये पैसा दे दिया जाएगा। और प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन बॉन्ड्स होती है। जिसके बाद वोटिंग होती है तो पता चलता है कि मेजोरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती है, तो उस गेम को वहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। और सबको कहा जाता है कि अगर वो फ्यूचर में कभी इस गेम को खेलना चाहे तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। और सबको उनके घर छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद अगले ही दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और सारी बात पुलिस को बता देता है, लेकिन पुलिस वालों को बिल्कुल भी सियोंग की बातों पे भरोसा ही नहीं होता है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन के सभी लोग सियोंग को पागल समझने लगते हैं। जिसके बाद सियोंग उन लोगों को वही कार्ड दिखाता है जो उसको मिला था, और उस पे जो नंबर होता है वो नंबर रॉन्ग नंबर होता है और वो कहीं लगता ही नहीं जिसके है। बाद सियोंग जब अपने घर पे वापस आता है तो उसकी माँ घर पर नहीं होती है। वहीं अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि सैंगवू, जो कि सियोंग का बचपन का दोस्त है, वो अपनी माँ को छुप के देख रहा होता है। वहीं पे सियोंग भी आ जाता है और वो सियोंग को बैठ करके अपनी सारी बात बताता है। वो बताता है कि उसने क्लाइंट से बहुत सारे पैसे ले लिए थे और सारा पैसा उसने स्टॉक मार्केट में लगा दिया और सबका सब डूब गया, जिसके बाद वो बहुत बड़े कर्जे में आ गया था। तभी सियोंग के पास एक हॉस्पिटल से फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि सियोंग की माँ हॉस्पिटल में भर्ती है। चूंकि माँ का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है तो सियोंग को बुलाया जाता है। वहाँ पे सियोंग का बताया जाता है कि उसकी माँ का पैर काटना पड़ेगा क्योंकि उसकी माँ को डायबिटीज़ है और उनके पैर में चोट लगी थी, जो कि डायबिटीज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तभी इस दृश्य में बताया जाता है कि सियोंग की माँ का ऑपरेशन होना है और उस ऑपरेशन में काफ़ी सारा पैसा लगना है। मगर इतना पैसा तो सियोंग के पास है ही नहीं, तो सियोंग क्या करेगा? तो सियोंग अपनी पत्नी के पास जाता है और वो अपनी पत्नी से माँ के ऑपरेशन के लिए पैसा माँगता है, तो उसकी पत्नी पैसा देने से साफ इनकार कर देती है। तभी वो अपने पति को भी बताती है कि सियोंग आया था और वो पैसा माँग रहा था। तो उसका पति बाहर जाकर सियोंग को पैसे देता है और बोलता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो और ये पैसे ले जाओ। तभी सियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पति को मार देता है। वहीं खड़ी हुई सियोंग की बेटी भी सब कुछ देख रही थी। जिसके अगले सीन में सियोंग के एक दोस्त को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस से पैसे मांगता है, मगर उसका बॉस उसकी इंसल्ट करता है और उसे पैसे देने से मना कर देता है। जिस पे दोनों की हाथापाई होने लगती है और उसी हाथापाई में उसके बॉस की उंगली एक मशीन में आ जाती है और वो पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। वो सारे पैसे लाके अपनी पत्नी को देता है और बोलता है कि जल्दी से पहली फ्लाइट पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। जिसके अगले सीन में साइब्यूक को दिखाया जाता है। साइब्यूक एक एजेंट से मिलने जाती है क्योंकि साइब्यूक की माँ नॉर्थ कोरिया में कहीं फंसी हुई थी, जिसको वो साउथ कोरिया में शिफ्ट करना चाहती है और ये काम वो एजेंट ही कर सकता है। मगर वो एजेंट इसके लिए बहुत सारे पैसे मांगता है। इतने पैसे साइब्यूक के पास नहीं होते। साइब्यूक वही लड़की है जिसने जियोंग की जेब काटी थी। साइब्यूक का एक छोटा भाई भी है जिसको उसने वादा किया है कि एक दिन वो अपनी माँ को जरूर वापस लेकर आएगी। जिसके अगले सीन में हमको एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। वो पुलिस ऑफिसर अपने भाई को ढूंढ रहा था, उसका भाई मिसिंग था, जिसके लिए वो अपने भाई के घर गया था। उसके घर पे उसको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसको वहां पर एक कार्ड जरूर मिलता है। वो कार्ड वही कार्ड था जैसा कि कार्ड उसने सियोंग के पास भी देखा था जब वो पुलिस स्टेशन में आया था। जिसकी जानकारी लेने के लिए वो पुलिस ऑफिसर सियोंग के घर जाता है। मगर अब की बार सियोंग उस पुलिस ऑफिसर को कुछ भी नहीं बताता है। जिसके अगले सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि सियोंग के घर पे वापस से एक कार्ड आता है जिस पर एक नंबर लिखा होता है। जिसके बाद तुरंत सियोंग उस नंबर पे संपर्क करता है और एक गाड़ी आती है और वो सभी प्लेयर्स को लेकर के एक शिप की तरफ जाने लगती है। उन गाड़ियों का पीछा करते हुए पुलिस ऑफिसर भी शिप पे पहुंच जाता है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर शिप पे ही एक गार्ड को मार देता है और उसकी यूनिफॉर्म खुद पहन लेता है और खुद गार्ड्स में शामिल हो जाता है। वो शिप आके एक आइलैंड पे रुकती है और वापस सबको एक फैसिलिटी रूम में ले जाया जाता है। जिसके बाद सारे प्लेयर्स को अलग अलग टीमों में बांट दिया जाता है, मगर ये कोई भी नहीं जानता था कि अगला गेम क्या होने वाला है। जिसका पता लगाने के लिए साइब्यूक और उसकी एक दोस्त वॉशरूम में जाते हैं। वहां से साइब्यूक वेंटिलेशन में घुस जाती है ताकि वो कुछ एक्सप्लोर कर सके और पता लगा सके अगला गेम क्या होने वाला है। मगर वो जब किचन की ओर बढ़ती है तो वहां वो देखती है कि बड़े बड़े बर्तनों में गार्ड्स कुछ बना रहे थे। तभी एक गार्ड को शक होता है तो गार्ड वॉशरूम को चेक करने आता है, मगर तब तक साइब्यूक वापस आ चुकी थी। इसके बाद साइब्यूक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बातें बता देती है जो कि उसने देखा था, मगर वहीं पे सेंगवू ने भी सब सुन लिया जो वो बता रही थी अपनी दोस्त को। जिसके बाद सेंगवू वापस जाकर के साइब्यूक से सब कुछ पूछता है तो साइब्यूक उसे बताती है कि वो लोग बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे थे। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी प्लेयर्स को एक प्लेग्राउंड में लाया जाता है और वहां पे दीवार पर 4 शेप बनी होती है। उन शेप्स को देखते से ही सेंगवू सब समझ जाता है कि आखिर क्या गेम हो सकता है। सेंगवू स्वांग को बताता है कि सबको अलग अलग शेप को चुनना है। जिसके बाद सबको अलग अलग बर्तन दिया जाता है। उस बर्तन में एक सॉल्यूशन होता है। यही सॉल्यूशन कल किचन में बनाया जा रहा था और उनका गेम ये रहता है कि इस सॉल्यूशन को एक बर्तन में डालकर आपको शेप बनाकर दिया जाता है और उस शेप को आपको ठीक वैसा का वैसा ही बाहर निकालना है और शेप बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर शेप बिगड़ जाती है तो आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी कि आपको मार दिया जाएगा। स्योंग पहले तो डर जाता है, मगर फिर किसी ना किसी तरह से करके वो शेप को बाहर निकाल के इस गेम को भी जीत जाता है और गेम को जो हार जाते हैं उन्हें वहीं मार दिया जाता है। पहले 187 प्लेयर्स थे जिनमें से घटकर अब 108 ही बचे थे। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, मगर यहाँ पर जैंग की खाने को लेकर एक प्लेयर से लड़ाई हो जाती है और वो उस प्लेयर को इतना ज्यादा मारता है कि वो प्लेयर वहीं पर मर जाता है। इन्हीं बचे हुए प्लेयर्स में से एक प्लेयर डॉक्टर भी होता है, जिसमें से कुछ गार्ड्स इस डॉक्टर को अपने साथ में मिला लेते हैं।
क्योंकि ये डॉक्टर मरे हुए डेड बॉडी से पार्ट्स और ऑर्गन्स निकाल करके उनको देता था, जिसकी जानकारी बिल्कुल भी ऊपर फ्रंटमैन को नहीं थी। और इन पार्ट्स और ऑर्गन्स को बेच करके गार्ड्स दुगना पैसा कमा रहे थे, और यही कारण था कि कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना ही आदमी बिठा रखा था, ताकि इस बात की जरा सी भी भनक ऊपर फ्रंटमैन तक ना जाए। वो सारे वीडियोस वहां पे डिलीट कर दिया करता था। चूंकि ये डॉक्टर अब गार्ड्स के साथ मिल चुका था, तो गार्ड्स उसको पहले ही बता दिया करते थे कि अगला गेम क्या होने वाला है। जिसके बाद गार्ड डॉक्टर को ये भी बताता है कि उन लोगों ने आज प्लेयर्स को खाना कम दिया है ताकि वो चिड़चिड़े हो जाएं और आपस में ही लड़ बैठे और एक दूसरे को मार दें, जिससे सारे कमजोर प्लेयर पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ 30 मिनट में सारी लाइट्स ऑफ होने वाली थी, तो सेंगवू को लग रहा था कि जैंग की टीम जरूर कुछ गलत काम करेगी, तो वो जैंग की टीम को अपने पास बुला करके रिलैक्स रहने के लिए बोलते हैं। मगर शायद यहाँ पे जैंग के मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसके बाद वो डॉक्टर जाकर के जैंग की टीम में शामिल हो जाता है और वो अगले होने वाले गेम के बारे में भी जैंग को पहले ही बता देता है। जिसके कुछ देर बाद ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जैंग अपनी टीम के साथ मिल करके सारे प्लेयर्स को मारने लग जाता है। जैंग एक लड़की को मारकर साइब्यूक को भी मारने जाता है, मगर साइब्यूक को जब वो मार रहा होता है तो स्योंग आकर उसको बचा लेता जिसके है। बाद फैसिलिटी के गार्ड्स आकर सबको रोक लेते हैं, मगर अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि 108 प्लेयर्स में से अब 80 ही बचे हैं, जिसके बाद सब अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर सबको 10-10 प्लेयर की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं और अपनी-अपनी टीम बनाने लग जाते हैं। मगर यहाँ पे साइब्यूक की दोस्त को जैंग अपनी टीम में नहीं रखता है, क्योंकि जैंग को गेम के बारे में पहले से ही पता था और वो जानता था कि ये गेम मर्दों का होने वाला है, यानी कि फिजिकल पावर इसमें ज़रूरी है। और दूसरी तरफ साइब्यूक और सॉन्ग की टीम को एक प्लेयर कम पड़ रहा था, तो साइब्यूक की वो फीमेल फ्रेंड जाकर साइब्यूक की टीम में शामिल हो जाती है। जिसके बाद गेम का पता चलता है, ये गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक टीम को रस्सी से खींच करके दूसरी टीम को नीचे गिराना है खाई में। चूंकि जैंग को पहले से इस गेम के बारे में पता था, तो वो दूसरी टीम को बहुत आसानी से खींच के नीचे गिरा देता है, क्योंकि उसकी टीम में सारे मर्द थे। जिसके बाद बारी थी सियोंग की टीम की। सियोंग की टीम में वो बूढ़ा आदमी भी था जिसका नंबर 1 था। वो बोलता है कि उसने अपनी जवानी में कई टग ऑफ वॉर खेले हैं, और वो एक ट्रिक बताता है और वो उस ट्रिक का इस्तेमाल करके वो गेम को जीत लेते हैं। जिसके बाद रात हो जाती है और लाइट फिर से बंद होने वाली होती हैं, तो स्योंग अपनी टीम से बात करता है और बोलता है कि कोई ना कोई बंदा रात में जगकर यहाँ पे पहरा देगा, क्योंकि ये दोबारा से हम पे हमला कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैंग को लगता है कि उसकी टीम में एक से एक चालाक लोग हैं, तो कहीं वो उसका ही पत्ता साफ ना कर दें। वहीं दूसरी ओर गार्ड्स और डॉक्टर मिलकर कुछ डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं। उन डेड बॉडीज के ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाना था, जिसको डिलीवर करने के लिए 28 और 29 नंबर का गार्ड जाने वाले थे। जिसके बाद गार्ड्स एक डेड बॉडी की बात करके हंसने लगते हैं, क्योंकि उस डेड बॉडी की सिर्फ एक ही किडनी थी और वो उसको ज़ॉम्बी कह रहे थे। मगर 28 नंबर के साथ 29 नंबर का जो गार्ड था, वो जो डिलीवर करने जाने वाला था ऑर्गन्स को, वो कोई और नहीं बल्कि वो पुलिस ऑफिसर था जो चोरी छुपे से उनके बीच में घुसा था। गार्ड्स की बातें सुनकर उस ऑफिसर को लगता है कहीं ये मेरे भाई की बात तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। जिसके बाद 29 नंबर यानी कि वो पुलिस ऑफिसर 28 नंबर जो उसका साथी था उससे वो कई सारे सवाल करता है, जिससे 28 नंबर को 29 नंबर के ऊपर शक हो जाता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और अपना मास्क हटा के मुझे दिखाओ, मुझे देखना है तुमको। गार्ड के ऐसा कहने पर ऑफिसर अपना मास्क उतार देता है और उस गार्ड को दिखा देता है, मगर वो नीचे से अपनी एक गन पॉइंट करके उसके ऊपर लगा देता है और उसको बोलता है कि मुझे बताओ किसके बारे में तुम बात कर रहे थे, कौन था एक किडनी वाला। तो वो बोलता है कि वो एक किडनी वाला कोई लड़का नहीं था, वो एक लड़की थी। जिसके बाद 28 नंबर बोलता है कि तुम्हें अगर कोई जानकारी चाहिए तो तुम जाकर लीडर के रूम से वो निकाल सकते हो, वहां पर सारा रिकॉर्ड रहता है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर गार्ड से पूछता है कि अगले गेम की जानकारी दो मुझे कि कौन सा गेम होने वाला है, तो गार्ड उसको नहीं बता पाता, क्योंकि गार्ड को भी नहीं पता था कि अगला गेम कौन सा होने वाला था। तो डॉक्टर एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लग जाती है, लेकिन डॉक्टर उस गार्ड को मार देता है और वहां से भागने लग जाता है। तो दूसरा गार्ड उसके पीछे भागता है और पीछे भागते-भागते वो डॉक्टर के पास आता है और वो डॉक्टर को अपनी बातों में बहला-फुसला के उसको मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे फ्रंटमैन भी आ जाता है और फ्रंटमैन आकर के वहाँ पे गार्ड और डॉक्टर दोनों को ही मार देता है। साथ-साथ वहीं पर नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि फैसिलिटी में ज़रूर कोई घुस आया है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर फ्रंटमैन के रूम तक यानी कि लीडर के रूम तक घुस जाता है और वहाँ पर जाकर के सारे डॉक्यूमेंट तलाशने लग जाता है। वहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे। उन रिकॉर्ड्स में ऑफिसर को एक रिकॉर्ड मिलता है, जिस रिकॉर्ड में लिखा था कि वहाँ कौन-कौन विनर रहे हैं, जिसमें उसके भाई का भी नाम था। यानी कि उसका भाई मरा नहीं था, वो एक विनर था। वहीं दूसरी तरफ गेम का अगला राउंड शुरू होने वाला था और सबको अपना-अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और सब लोग ऐसा ही करते हैं, सब अपना-अपना पार्टनर चुन लेते हैं। मगर यहाँ पे साइबियोक की फ्रेंड जो है वो अपना पार्टनर चुनने की कोशिश करती है, मगर उसे कोई भी अपना पार्टनर नहीं चुनता। जिसके बाद सारे प्लेयर्स को एक-एक बैग दिया जाता है और उस बैग के अंदर कुछ मार्बल्स होते हैं। अब यहाँ पे गेम इतना सा ही है कि आपको अपने पार्टनर से सारे मार्बल उसके ले लेने हैं, वो भी बिना ज़ोर ज़बरदस्ती किए, और जिसके पास कोई भी मार्बल नहीं बचेगा उसको मार दिया जाएगा। और यहाँ दूसरी ओर सेंगवू और सियोंग के दोस्त की टीम थी
और सेंगवू यहाँ पर सारे के सारे मार्बल्स हार गया था और सियोंग का दोस्त सारे मार्बल्स जीत चुका था। यहाँ पर सेंगवू को पता था कि अब वो मर जाएगा, उसके पास सिर्फ एक ही मार्बल बचा है। तो खुद मरने से बचने के लिए सेंगवू यहाँ पर धोखे से सियोंग के दोस्त के मार्बल्स बदल देता है और उसके बैग में वो कंकड़ पत्थर भर और देता है। खुद सारे मार्बल गार्ड को देख के वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी जो कि प्लेयर नंबर 1 था, उसकी हालत काफी खराब हो रही होती है पनिशमेंट का नाम सुन के। उसको लगता है कि अब वो शायद बचेगा नहीं, तो वो गेम ही नहीं खेलना चाहता, क्योंकि अगर वो गेम खेलेगा तो कहीं वो हार ना जाए। लेकिन किसी तरह से सियोंग उस बूढ़े आदमी को मना लेता है खेलने के लिए और फिर वो इवन ऑड का गेम खेलते हैं। यहाँ पर इवन ऑड खेलते हुए बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन अंत में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि आखिर उसने कौन सा मार्बल चुना था। जिसके बाद सियोंग उसको बेवकूफ बना करके उसके सारे मार्बल्स ले लेता है। और वो बूढ़ा आदमी लेकिन बहुत ही चालाक था। वो सियोंग को बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। जिसपे सियोंग काफी उदास और भावुक हो जाता है और अपने सारे मार्बल उस बूढ़े आदमी को देने लगता है, मगर वो बूढ़ा आदमी वो लेने से इनकार कर देता है और यहाँ पे सियोंग ही जीत जाता है। मगर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साइब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं, मगर उसकी जो फीमेल फ्रेंड होती है वो बोलती है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए वो जानबूझ के हार जाती है। बोलती है तुम्हारे आगे तो तुम्हारा भाई है, तुम अपने भाई को देख रेख करो, मेरा कोई भी नहीं है, तो अब मेरे रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और साइब्यूक यहाँ पर जीत जाती है और उसकी फीमेल फ्रेंड को मार दिया जाता है, जिसके बाद वहां से सारी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है अगले सीन में कि जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं वो वापस से रूम में आ जाते हैं और यहीं पर जैंग को दिखाया जाता है और पता चलता है कि साइब्यूक की जो दूसरी दोस्त है वो जैंग की भी दोस्त है, मगर उन दोनों में काफी समय से कुछ विवाद चल रहे हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फ्रंट मैन को आईडी कार्ड मिलता है उसी पुलिस वाले का जो चोरी छुपे फैसिलिटी में घुसा है। जिसके बाद फ्रंटमैन को पता चलता है कि कुछ वीआईपी लोग हैं जो आने वाले थे, वो आ गए हैं, तो फ्रंटमैन उनको लेने चला जाता है। जिसके बाद फ्रंटमैन एक और शख्स को जाकर बताता है कि वीआईपी लोग आ चुके हैं और यही मेन लीडर होता है फैसिलिटी का, जिसको हम आगे जानेंगे कि आखिर ये कौन है। जिसके बाद सभी प्लेयर्स को 5वें गेम के लिए लाया जाता है। यहाँ पर काफी सारे नंबर्स दिखाए जाते हैं जो प्लेयर्स को चुनने रहते हैं। जो प्लेयर जिस नंबर को चुनेगा उसकी बारी तभी आएगी। लेकिन जब सियोंग का समय आता है तो वहां पर सिर्फ 2 ही नंबर रह जाते हैं, पहला और आखिरी। तो सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सा नंबर ले, लेकिन वो काफी कंफ्यूजन में रहता है। तभी एक बंदा पीछे से आता है और बोलता है कि क्या मुझे तुम पहला नंबर दे दोगे, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी पहले नंबर पे नहीं रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस बार तो कम से कम पहले नंबर पे रहूं। अब इस गेम में बताया जाता है कि आपको एक ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है, उसको पार करना है, वो भी दिए हुए टाइम के अंदर। और ये ब्रिज के बीच में कई सारे ग्लास लगे हैं, जिसमें से एक टेम्पर्ड ग्लास है और एक प्लेन ग्लास है। टेम्पर्ड ग्लास आपको बचा लेगा, जबकि प्लेन ग्लास टूट जाएगा वजन उस पे रखते ही। ब्रिज में लगे सभी ग्लास एक ही जैसे दिख रहे थे, तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन सा ग्लास किसका बना हुआ है। लेकिन जब जैंग का नंबर आता है तो वो आगे ही नहीं बढ़ता है और वो कहता है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और सबका टाइम खराब करता है और टाइम को निकालता रहता है। जिसके बाद जैंग की फीमेल फ्रेंड आ जाती है और वो बोलती है जैंग को कि मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगी। और वो जैंग को पीछे से पकड़ लेती है और उसको लेकर नीचे गिर जाती है और वो दोनों साथ में मर जाते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वहीं एक ग्लास कंपनी में काम करने वाला वर्कर था, जिसको पता रहता है कि कौन सा ग्लास किसका बना हुआ है, तो वो वही देख रहा होता है और ग्लास का अंतर समझ जाता है। तुरंत ही फ्रंटमैन सब समझ जाता है और वहां की लाइट्स को ऑफ करवा देता है ताकि कोई भी ग्लास को देख ही ना सके। लेकिन वहीं पर एक आदमी अटक जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता, तो फिर सेंगवू उसको धक्का दे देता है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ही कम बचा था। जिसके बाद सियोंग, सेंगवू और साइब्यूक ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ब्रिज को पार करते ही सारे ग्लास एकदम से टूट जाते हैं, ब्लास्ट हो गया और उसके टुकड़े काफी सारे साइब्यूक को लग जाते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह ले लेता है, मगर एक वीआईपी को उस पर शक हो जाता है और वो उसको मास्क रिमूव करने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मैं अंदर जाके मास्क रिमूव करूंगा, यहाँ नहीं। और अंदर जाते से ही वो वीआईपी को मार देता है और इसकी खबर तुरंत ही फ्रंटमैन को भी चल जाती है। जिसके बाद फ्रंटमैन उस पुलिस ऑफिसर का पीछा करता है, इसीलिए वो ऑफिसर भागकर एक आइलैंड पर आ जाता है, लेकिन वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते और गार्ड्स उसके पीछे लगे ही रहते हैं। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं होता है। जिसके बाद वो मैसेज भेजने की भी कोशिश करता है, तो मैसेज भी सेंड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था। जिसके बाद फ्रंटमैन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर वो ऑफिसर उस पर गोली चला देता है और फ्रंटमैन को गोली लग जाती है कंधे पे। जिसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क रिमूव करता है, तो ऑफिसर को पता चलता है कि ये तो मेरा खोया हुआ भाई ही था, जिसे ढूंढते हुए वो इस फैसिलिटी में आया था। मगर फ्रंटमैन अपने भाई को ही यहाँ पर गोली मार देता है, क्योंकि उसे सारे राज
पास पता चल चुके थे। जिसके बाद साइब्यूक को दिखाया जाता है, साइब्यूक बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, उसको काँच लग गया था पेट के अंदर। जिसके बाद बचे हुए तीनों प्लेयर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर डिनर के बाद सबके पास एक-एक नाइफ छोड़ दिया जाता है, मतलब इन तीनों में से कोई भी कभी भी किसी को मार सकता है। जिसके बाद सियोंग नोटिस करता है कि साइब्यूक की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही है, और वो साइब्यूक के पास जाकर बोलता है कि हम सेंगवू को हरा देंगे और हम दोनों इस गेम को जीत लेंगे, और हम दोनों पैसे को आधा-आधा बाँट लेंगे और यहाँ से निकल जाएँगे। जिसके बाद साइब्यूक सियोंग को बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना, मैं उसको ऑर्फनेज में छोड़कर आई हूँ। जिसके तुरंत बाद ही साइब्यूक की हालत बहुत खराब होने लग जाती है और वो मरने की हालत में आ तो जाती है। सियोंग मदद बुलाने जाता है। लेकिन जब सियोंग वापस लौटकर आता है तो वो देखता है कि सेंगवू साइब्यूक को मार चुका था। उसके बाद बचे हुए दोनों प्लेयर्स को लास्ट गेम यानी सिक्स्थ गेम के लिए लेकर जाया जाता है। गेम का रूल बहुत सिंपल था, या तो मार दो या मर जाओ, और इसी गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। जिसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और दोनों के बीच काफी जोरदार फाइट होती है, और सेंगवू की हालत लेकिन आखिरी में बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जहां पर सियोंग बहुत आसानी से सेंगवू को मार सकता था, मगर वो उसको मारता नहीं है और उसको छोड़ देता है और गेम को खत्म करने के लिए कहता है, मगर सेंगवू खुद चाकू उठाकर अपना गला काट के मर जाता है। जिसके बाद फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, मगर मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद सियोंग को वापस छोड़ दिया जाता है उसके घर पर, और उसकी जेब में एक एटीएम कार्ड भी होता है। जब सियोंग उस एटीएम कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि विनिंग अमाउंट उसके एटीएम में ही है, यानी कि बहुत सारे पैसे हैं अब उसके पास में। सियोंग जहां पर अपने घर पर जाता है तो दिखाया जाता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सियोंग काफी बड़े बाल रखता है और वो काफी ज्यादा शराब भी पीने लगा है, मगर उसने एटीएम में रखा एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। जिसके बाद एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और वो उसको एक कार्ड देती है, जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था, और ये ठीक वैसा ही कार्ड था जैसा उसे पहले मिला था। उस एड्रेस पर जब सियोंग जाता है तो वहां पर वो देखता है कि ये सारा किया-धारा किसी और का नहीं बल्कि वो बूढ़े आदमी यानी कि प्लेयर नंबर 1 का ही है, और वही लीडर था इस पूरे गेम का। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बोलता है कि मैं अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था, तो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर ये गेम बनाई ताकि मैं लोगों को मरते हुए देख सकूं, ताकि मुझे एक जीने का मकसद मिले और मुझे मजा आए। और मैंने गेम में पार्टिसिपेट इसलिए किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा गेम खेलने में मजा आता है। और वो कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही है, और ये कहते ही वो मर जाता है। जिसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि सेंगवू सियोंग के छोटे भाई को लेने अनाथालय जाता है, और वो उसको लाकर सेंगवू की माँ को दे देता है, और उसको काफी सारे पैसे भी दे देता है साथ में, और उसको बोलता है कि इसकी देखभाल करना। जिसके बाद सियोंग को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है, जहां पर वो ट्रेन का इंतजार करता है, लेकिन वहीं पर उसको वही आदमी दिखता है जो उसको फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था और जो उसको गेम खिलाता है। वो कई लोगों को गेम खिला रहा था वहां पे, तो सियोंग उसका पीछा करता है, लेकिन वो शख्स भाग जाता है, मगर सियोंग को एक कार्ड छोड़ जाता है। उस कार्ड पर एक नंबर होता है जिसपे सियोंग कॉल करता है और उसको बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। तब सामने से जवाब आता है कि सियोंग, अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ, और यहाँ पर मूवी समाप्त हो जाती है एक ओपन एंडिंग के साथ।